जून 1989 हिमाचल प्रदेश के पालमपुर शहर में भाजपा का अधिवेशन चल रहा था। उस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी भाजपा के अध्यक्ष हुआ करते थे। ये वो दौर था जब वाजपेयी और आडवाणी की जोड़ी भाजपा की अहम कड़ी मानी जाती थी। इस अधिवेशन का अहम मुद्दा था नवंबर 1989 में होने वाले आम चुनाव के लिए पार्टी का रुख तय करना, क्योंकि 1984 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को करारी हार का मुंह देखना पड़ा था, जब पार्टी ने महज 2 लोकसभा सीटों पर ही जीत दर्ज की थी। उस वक्त भाजपा के कद्दावर नेता चुनाव हार गए थे, लेकिन 5 साल बाद भाजपा तैयार थी। लिहाजा अधिवेशन में हिंदू वोटर्स को ध्यान में रखते हुए राम मंदिर निर्माण का संकल्प लिया गया। भाजपा के थिंक टैंक गोविंदाचार्य के मुताबिक ये पहला चुनाव था जिसमें भाजपा ने सीधे हिंदुत्व का जिक्र किया था। यानी 1989 का ही वो चुनाव था जिसमें राम मंदिर का मुद्दा भाजपा के घोषणा पत्र में शामिल हुआ। उस वक्त पिछले कुछ सालों से विहिप ने राम मंदिर आंदोलन को उग्र कर दिया था और 1985 में राजीव गांधी की सरकार के दौरान कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर का ताला खोल दिया गया था। फिर 1987 से 88 के बीच 78 एपिसोड का रामायण सीरियल दूरदर्शन पर एयर हुआ, जिसने राम के प्रति हिंदुओं की आस्था को और बढ़ा दिया और अयोध्या का मुद्दा देश के कोने कोने तक जा पहुंचा। यानी 1989 का चुनाव आते आते भाजपा के लिए हिंदू वोट बैंक तैयार हो चुका था, जिसके बाद 9 नवंबर 1989 को चुनाव से महज कुछ दिन पहले ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के 10,000 कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद के पास मंदिर के शिलान्यास का अनुष्ठान किया और गोरखपुर के महंत अवैधनाथ ने घोषणा की कि ये काम एकजुट हिंदू समाज की नींव रखने वाला है। इसके बाद 22 से 26 नवंबर के बीच 9वीं लोकसभा के लिए पूरे देश में चुनाव हुए और जब नतीजे आए तो भाजपा ने सबको हैरान कर दिया। 1984 में महज 2 एमपीज वाली भाजपा की सीटों में 40 गुना का उछाल आया और 1989 में भाजपा ने 85 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की। इसका सबसे बड़ा कारण था राम मंदिर। लेकिन आज ये कहानी हम आपको क्यों सुना रहे हैं? असल में इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा उसी अयोध्या से चुनाव हार गई जहां से उसकी पूरी राजनीति खड़ी हुई थी। और इस वीडियो में बात करेंगे फैजाबाद लोकसभा सीट की, जिसके अंतर्गत आती है प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या। आपको बताएंगे 1992 के बाद अयोध्या में कब कब किसकी जीत हुई और जब जब अयोध्या में कुछ बड़ा हुआ क्या भाजपा को उसका फायदा मिला या नहीं, और इस बार अयोध्या में भाजपा की हार की असल वजह क्या रही। इन सभी सवालों के जवाब मैं दूंगा आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं किस्सा अनकट, और ये किस्सा है अयोध्या के राजनीतिक इतिहास का। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अब आते हैं अपने किस्से पर। बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि 1989 के चुनाव में भाजपा ने महज 225 लोकसभा सीटों पर ही अपने प्रत्याशी उतारे थे। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस अयोध्या के मुद्दे को भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में जगह दी थी, उस फैजाबाद लोकसभा सीट पर भाजपा ने चुनाव लड़ा ही नहीं था। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक 1989 का चुनाव सीपीआई के मित्रसेन यादव ने जीता था, जिन्होंने कांग्रेस के निर्मल खत्री को 5,855 वोटों से हराया था। लेकिन इस आंकड़े में हमें भाजपा का कोई प्रत्याशी नजर नहीं आया। खैर, 1989 में भाजपा के समर्थन से वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। फरवरी 1990 में भाजपा ने 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज की, जिनमें से हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में भाजपा ने अपने दम पर सरकार बनाई और राजस्थान और गुजरात में जनता दल के सहयोग से सरकार बनी।
उधर वीपी सिंह ने 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू कर दी, जिसके तहत ओबीसीज को केंद्र सरकार की नौकरियों में 27% का आरक्षण देने की बात पर मोहर लग गई। इसके ऐन बाद भाजपा ने मंडल का तोड़ कमंडल की राजनीति से निकाला और 25 सितंबर 1990 को आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा शुरू कर दी, जिसने उसकी हिंदू हृदय सम्राट की छवि को बल दिया। खैर 23 अक्टूबर 1990 को बिहार के समस्तीपुर में आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद भाजपा ने जनता दल से समर्थन वापस ले लिया और वीपी सिंह की सरकार गिर गई, जिसके बाद कांग्रेस ने चंद्रशेखर की समाजवादी जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया और चंद्रशेखर देश के अगले प्रधानमंत्री चुने गए। रही बात अयोध्या की, तो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर विवाद ने इस दौरान कई मोड़ देखे, जिनमें से 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 1990 को मुलायम सिंह सरकार द्वारा राम भक्तों पर गोली चलाने की घटना अहम थी। उस वक्त केंद्र की राजनीति में काफी उठापटक चल रही थी। इसी का नतीजा था कि मार्च 1991 में कांग्रेस ने चंद्रशेखर सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और उनकी सरकार भी गिर गई। वहीं मुलायम सिंह ने भी विधानसभा भंग कर दी और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन जून 1991 में विधानसभा चुनाव तक वो उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहे। खैर 21 मई को राजीव गांधी की हत्या हो गई, जिसके बाद जून 1991 में देश में फिर से आम चुनाव हुए और कांग्रेस को 244 सीटें मिली, लेकिन भाजपा को भी राम मंदिर आंदोलन की लहर का फायदा हुआ और उसकी सीटें बढ़कर 120 हो गईं और इस तरह भाजपा सीटों के मामले में देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। और रही बात अयोध्या की, तो यहां भी भाजपा को राम मंदिर आंदोलन का फायदा मिला। 1989 में जहां भाजपा ने फैजाबाद सीट से चुनाव तक नहीं लड़ा था, इस बार बजरंग दल के पहले अध्यक्ष और भाजपा नेता विनय कटियार ने इस सीट से बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। विनय कटियार ने सीपीआई के मित्र सेन को 57,563 वोटों से मात दी। रही बात उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की, तो भाजपा ने उस चुनाव में 425 में से 221 सीटें जीती और पहली बार उत्तर प्रदेश की सत्ता भाजपा के हाथ में आई और इस बार कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री बने। रही बात अयोध्या की, तो भाजपा के लल्लू सिंह अयोध्या सीट से पहली बार विधायक चुने गए। ये वही लल्लू सिंह है जो इस बार फैजाबाद से भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव हार गए हैं। लेकिन यहां एक बात ध्यान देने वाली है कि ये चुनाव बाबरी मस्जिद गिराए जाने से पहले हुए थे। यहां तक साफ दिखता है कि कैसे भाजपा को राम मंदिर लहर का फायदा मिला था। अब आते हैं बाबरी मस्जिद के बाद की स्थिति पर। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराई गई, जिसके बाद कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं नरसिम्हा राव सरकार ने भाजपा शासित चारों राज्यों की सरकारों को बर्खास्त कर दिया, जिनमें हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारें शामिल थी। अब बारी थी भाजपा के अगले टेस्ट की। 1993 में इन सभी राज्यों में दोबारा विधानसभा चुनाव हुए, जिनमें से भाजपा सिर्फ राजस्थान का किला बचा पाई, लेकिन हिमाचल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा। हालांकि उत्तर प्रदेश में भाजपा 177 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन मुलायम सिंह और कांशीराम की जोड़ी ने साथ मिलकर सरकार बनाई और यूपी के मुख्यमंत्री बने मुलायम सिंह यादव। तब यूपी में एक नारा काफी मशहूर हुआ, मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। हालांकि भाजपा के लल्लू सिंह अयोध्या से अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे थे। फिर आया साल 1996 का लोकसभा चुनाव, जिसमें पहली बार भाजपा 161 सीटों के साथ देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और अयोध्या से विनय कटियार फिर से एमपी बने। वाजपेयी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और पहली बार भाजपा सत्ता में आई। हालांकि सरकार महज 13 दिन ही चली। 1998 में देश में फिर से लोकसभा चुनाव लौटा, जिसमें भाजपा फिर से देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उसे मिली 182 सीटें। लेकिन अयोध्या ने इस बार विनय कटियार को नकार दिया। समाजवादी पार्टी के नेता
मित्रसेन यादव ने कटियार को 7,737 वोटों से मात दे दी। असल में उस वक्त विनय कटियार ने अपनी कट्टर हिंदूवादी छवि छोड़कर अयोध्या में विकास के नाम पर वोट मांगा था। उस दौरान वो मुस्लिम एरियाज में भी वोट मांगने गए थे, जिसके चलते कट्टर हिंदू वोट उनसे छिटक गया और उनकी हार हुई। लेकिन 1999 के लोकसभा चुनाव में जब भाजपा की स्थिर सरकार बनी तो विनय कटियार फिर से फैजाबाद से सांसद चुने गए। यानी कुल मिलाकर बात इतनी है कि अयोध्या के नाम पर अपनी राजनीति खड़ी करने वाली भाजपा का अयोध्या के वोटर्स के साथ आंख मिचौली का खेल चलता रहा। इसके बाद 2004 के लोकसभा चुनाव में विनय कटियार का टिकट कट गया और अयोध्या से विधायक रहे लल्लू सिंह को टिकट मिला। लेकिन एनडीए की तरह फैजाबाद में भी खेल पलट गया और भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा। फिर 2009 में कांग्रेस के निर्मल खत्री ने फैजाबाद से चुनाव जीता और भाजपा के लल्लू सिंह तीसरे नंबर पर रहे। भाजपा का 10 साल का सूखा खत्म हुआ साल 2014 में, जब नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा सत्ता में वापस लौटी और इस चुनाव में फैजाबाद से लल्लू सिंह ने सपा के मित्रसेन को 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। 2019 में भी भाजपा ने सत्ता में वापसी की तो लल्लू सिंह का सितारा भी फिर से चमका, लेकिन इस बार जीत का अंतर कम हो गया। अब 2024 में भाजपा ने चुनाव से चंद महीने पहले अपने उस वादे को भी पूरा कर दिया जो उसने 1989 के चुनाव में किया था। वो था राम मंदिर का निर्माण, जिसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा ने अपनी हर रैली में राम मंदिर की बात की और ऐसा माना जा रहा था कि राम मंदिर बनने का फायदा भाजपा को पूरे देश में होगा। लेकिन हुआ उसके उलट। यूपी में ही भाजपा का नंबर कम हो गया। उसके खाते में आई महज 33 सीटें और एनडीए के दलों को मिला लें तो ये नंबर बनता है महज 36। और रही बात अयोध्या की, यहां भी लल्लू सिंह समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद से 54,567 वोटों से हार गए। जाते जाते ये भी जान लीजिए कि इस बार अयोध्या में भाजपा चुनाव हारी क्यों। हार का पहला कारण था लल्लू सिंह के खिलाफ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी। लल्लू सिंह को बदले जाने का दबाव स्थानीय नेताओं की तरफ से भी बनाया जा रहा था। इसके बाद भी भाजपा ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा राम मंदिर के फैसले के बाद अयोध्या में जमीन खरीदने और बेचने का मुद्दा भी काफी गर्म रहा और लल्लू सिंह पर भी इसके इल्जाम लगते रहे। तीसरा कारण रहा अखिलेश यादव का पीडीए समीकरण, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, जिसे वो एकजुट करने में कामयाब रहे। बाकी अयोध्या के विकास के दौरान जिन लोगों के घरों और दुकानों का अधिग्रहण किया गया, उन्हें सरकार द्वारा उचित मुआवजा ना मिलना भी भाजपा की हार का बड़ा कारण बना। यानी कुल मिलाकर बात इतनी है कि इस बार राम मंदिर का मुद्दा भाजपा के काम नहीं आया और अयोध्या वासियों ने भाजपा को दरकिनार कर दिया। अयोध्या के इतिहास में पिछले 3 दशकों में 2 घटनाएं अहम रहीं। पहली बाबरी मस्जिद का विध्वंस और दूसरा राम मंदिर का निर्माण। लेकिन इन दोनों घटनाओं के बाद यूपी से लेकर बाकी हिंदी पट्टी के राज्यों में भाजपा को उतना समर्थन नहीं मिला जितनी उसे उम्मीद थी। ऐसे में विनय सीतापति की किताब जुगलबंदी में वरिष्ठ पत्रकार प्रताप भानु मेहता की लिखी बात याद आती है। जब भाजपा को 1992 में कई राज्यों में हार मिली थी, तब इस करारी हार को लेकर उन्होंने लिखा था कि राम मंदिर आंदोलन की सफलता ने भाजपा की लोगों को संगठित करने की काबिलियत को खत्म कर दिया। जब तक मस्जिद वहां थी, उस घाव का फायदा उठाया जा रहा था। उसके ढहते ही उससे वोट पाने की संभावना भी खत्म हो गई और आज मंदिर बनने के बाद भी कुछ वैसी ही स्थिति नजर आ रही है। तो ये है अयोध्या के राजनीतिक इतिहास का पूरा किस्सा। अगर आपको यह किस्सा पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए किस्सा अनकट। शुक्रिया।